नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। इससे पहले हमने बात करी थी मध्य प्रदेश राज्य के इतिहास के अंतर्गत जो हमारा मालवा का परमार वंश था उसके बारे में, और आज हम बात करने वाले हैं त्रिपुरी एवं महिष्मती के कलचुरी राजवंश के बारे में। त्रिपुरी एवं महिष्मती का कलचुरी राजवंश जो कि मध्य प्रदेश में शासन करने वाले महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक राजवंश है। चलिए जानते हैं आज हम इसके बारे में। अगर हम बात करें कलचुरी राजवंश के शासनकाल के बारे में, तो कलचुरी राजवंश के शासकों ने एक अच्छे समय तक मध्य प्रदेश राज्य पर शासन किया है। इनका शासनकाल इनका शासनकाल 550 ईस्वी से 1180 सॉरी 550 ईस्वी से 1181 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा 550 ईस्वी से लेकर 1181 ईस्वी तक मध्य प्रदेश में कलचुरी वंशीय शासकों का शासनकाल रहा है। आमतौर पर हर एक वंश का शासनकाल इंपॉर्टेंट नहीं होता है, परंतु जिस वंश का संबंध मध्य प्रदेश राज्य से सीधे सीधे तौर पर है उस वंश के शासनकाल से संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। और इन प्रश्नों की तुलना इन प्रश्नों को उन प्रश्नों में संज्ञा दी गई है जिनकी आम तौर पर एग्जाम में आने की उम्मीद नहीं रखी जाती, लेकिन अक्सर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर पूछा जाता है कि कलचुरी वंश का शासनकाल कब से लेकर कब तक रहा है, तो कलचुरी वंश का शासनकाल 550 ईस्वी से लेकर 1181 ईस्वी तक रहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं। कलचुरी राजवंश जो था ये एक चंद्रवंशी क्षत्रिय राजवंश था। ठीक है, तो कलचुरी राजवंश जो था ये एक चंद्रवंशी क्षत्रिय राजवंश था। कलचुरी राजवंश के शासकों के बारे में एक विशिष्ट बात हमको ये देखने को मिलती है कि कलचुरी राजवंश के जो शासक थे ये एक अलग ही संवत का प्रयोग किया करते थे जो कि 248 ईस्वी से लेकर 249 ईस्वी के मध्य प्रचलित हुआ था, और इस संवत को त्रैकूटक संवत के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो कलचुरी राजवंश के जो शासक थे ये किस संवत का प्रयोग किया करते थे? त्रैकूटक संवत का। ठीक है, कलचुरी राजवंश के लोग त्रैकूटक संवत का प्रयोग किया करते थे। और ये कब से लेकर कब तक प्रसिद्ध हुआ था? 248 ईस्वी से लेकर 249 ईस्वी तक का जो समय है, इस समय में त्रैकूटक संवत प्रसिद्ध हुआ था। संवत मीन्स कैलेंडर। आगे हम बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कलचुरी राजवंश के संस्थापक के बारे में, तो कलचुरी राजवंश का जो संस्थापक था वो था कृष्णराज। ठीक है, कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कृष्णराज था। कृष्णराज का शासनकाल 550 ईस्वी से 575 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, तो 550 ईस्वी से लेकर 575 ईस्वी तक लगभग 25 सालों तक कृष्णराज ने कलचुरी राजवंश की सत्ता को संभाला। फिर कृष्णराज के बाद इस वंश का जो अगला शासक आया वो आया शंकरगण। शंकरगण के बाद इस वंश का जो अगला शासक आया वो आया बुद्धराज। बुद्धराज से संबंधित कलचुरी वंश के अंतर्गत जो कलचुरी वंश का शासक बुद्धराज है, इससे संबंधित हमको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है। देखिए, अभी मैंने आपसे क्या कहा? त्रिपुरी एवं महिष्मती का कलचुरी राजवंश। कलचुरी राजवंश को त्रिपुरी का कलचुरी राजवंश के कर भी संबोधित करते हैं।
कहीं कहीं इसको महिष्मती का कलचुरी राजवंश भी कहकर संबोधित करते हैं। त्रिपुरी का भी कलचुरी राजवंश सही है और महिष्मती का भी कलचुरी राजवंश सही है। अब ये क्यों सही है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, बुद्धराज से पहले जितने भी शासक थे, शंकरगण, कृष्णराज, इन शासकों के शासनकाल में कलचुरी वंश की जो प्राचीन राजधानी थी वो थी महिष्मती। ठीक है, कलचुरी वंश की प्राचीन राजधानी क्या थी? महिष्मती। महिष्मती आपको पता ही होगा। देखिए, यहां पर मैं आपके लिए एक काल्पनिक नक्शा बना रहा हूं मध्य प्रदेश का। जब आप यहां देखोगे तो यहां पर आपको एक जिला दिखाई देगा बड़वानी, और बड़वानी के आगे दिखाई देगा खरगोन। इन दोनों जिलों को मिलाकर प्राचीन समय में महिष्मती के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में इसका नाम है महेश्वर। यहां पर एक स्थान भी है। ठीक है, महेश्वर जो आपका खरगोन है, यहां पर एक महेश्वर नामक स्थान भी है। तो कलचुरी राजवंश की जो प्राचीन राजधानी थी वो थी महिष्मती या महेश्वर। वर्तमान में महिष्मती को महेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो जो कलचुरी राजवंश का शासक था बुद्धराज, बुद्धराज को अपने शासन काल में चालुक्य राजा मंगलेश से हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, बुद्धराज को अपने शासन काल में किससे हार का सामना करना पड़ा? बुद्धराज को अपने शासन काल में चालुक्य राजा मंगलेश से हार का सामना करना पड़ा। अब जब बुद्धराज चालुक्य वंश के सम्राट मंगलेश से हार जाता है तो उसके बाद यहां पर कलचुरी वंश के शासकों के द्वारा शासन करना दुर्लभ हो जाता है। ठीक है, और वैसे भी जब एक राजा जीत जाता है तो दूसरा राजा जो हारता है उसकी भूमि को वो राजा अपने अधीन कर लेता है। जब बुद्धराज चालुक्य राजा मंगलेश से हार गया तो कलचुरी वंश के शासकों के द्वारा यहाँ पर शासन करना दुर्लभ हो गया और यहाँ से इनको पलायन करना पड़ा। पलायन करने के बाद इन्होंने अपनी नवीन राजधानी जो स्थापित करी वो करी मध्य प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में त्रिपुरी के डाहल में। ठीक है, कहां पर स्थापित की? त्रिपुरी के डाहल में। देखिए, आपको पता ही होगा कि मध्य प्रदेश राज्य का वो कौन सा जिला है जिसको प्राचीन समय में त्रिपुरी के नाम से जाना जाता था। कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और नहीं पता हो तो आप हमारी वीडियो मध्य प्रदेश राज्य के प्राचीन शहरों के प्राचीन नाम देख लीजिएगा। चलिए, तो कलचुरी राजवंश के शासकों ने अपनी नवीनतम राजधानी जो स्थापित करी वो करी त्रिपुरी के दाहल में। ठीक है, अब जब कलचुरी वंश के शासक त्रिपुरी में अपनी राजधानी स्थापित करी इन शासकों ने, तो इनके लिए शासन को स्थापित करना इतना आसान काम नहीं था। ठीक है, यहाँ पर तो क्या था, इनका राज सिंहासन काफी पहले से जमा हुआ था, बट यहाँ पर अपनी सत्ता को जमाना ये इतना आसान काम नहीं था। इसको पूरी तरीके से संपन्न होने में धीरे धीरे समय लगा। और इस प्रकार अगर हम बात करते हैं कि कलचुरी राजवंश की स्थापना को सही तरीके से यहाँ पर किसने किया था, तो कलचुरी राजवंश की स्थापना का श्रेय यहाँ पर जाता है, वो जाता है बामरा देव को। ठीक है, बामरा देव के द्वारा ही त्रिपुरी में कलचुरी राजवंश की स्थापना सटीक तरीके से की गई थी। और कहीं कहीं बामरा देव के बजाय कोकल प्रथम का नाम भी सुनने को मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं बामरा देव की स्थान पर कोकल प्रथम का नाम भी सुनने को मिलता है। देखिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो वो किस प्रकार से पूछेगा, कभी वो आपसे पूछ लेगा कि महिष्मती के कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था। अगर आपसे पूछता है कि महिष्मती के कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था, तो आप क्या कहोगे? कृष्णराज था। ठीक है, अगर वो आपसे पूछता है कि त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश का संस्थापक कौन था,
तो त्रिपुरी के कलचुरी राजवंश का संस्थापक। अब बात आती है ऑप्शन की कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। अगर बामरादेव दिया हुआ है तो बामरादेव लगाकर आइएगा, और अगर कोकर प्रथम दिया हुआ है तो कोकर प्रथम लगाकर आइएगा। आप कहोगे सर दोनों आ गए, तो दोनों कभी नहीं आएंगे, दोनों आएंगे तो क्वेश्चन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर वो पूछता है कि त्रिपुरी के कलचुरी वंश का प्रथम शासक कौन था, तो इस स्थिति में भी आपको बामरादेव या कोकर प्रथम दोनों में से एक ऑप्शन देना है। ठीक है, दोनों में से एक आंसर देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और अगर उसने पूछ लिया कि महिष्मती के कलचुरी राजवंश का पहला शासक कौन था, तो इसका आंसर तो कृष्णराज ही है, आपको पता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली बात अच्छे से समझ में आई होगी। ना आई हो तो कमेंट कर कर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब हम आगे बात करते हैं। इसके बाद कोकर प्रथम और बामरादेव के बाद इस वंश का जो अगला शासक आया वो आया युवराज। युवराज के बारे में हमको कोई ऐसी खास बात देखने को तो नहीं मिलती, बट युवराज से संबंधित एक जानकारी ऐसी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। वो जानकारी क्या है, चलिए देखते हैं। तो कोकर प्रथम और बामरादेव के बाद इस वंश का जो अगला शासक आया वो आया युवराज। युवराज के दरबार में रहते हुए प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने, ठीक है, युवराज के दरबार में रहते हुए प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, तो युवराज के दरबार में रहते हुए प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने दो महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की, और इन महत्वपूर्ण ग्रंथों में जो पहला ग्रंथ है वो है आपका काव्य मीमांसा। ठीक है, और दूसरा जो ग्रंथ है ये है विद साल भांजी का। इसमें से जो बिंदुसार वाजिका नामक ग्रंथ है इसमें युवराज को उज्जैनी भुजंग कहा गया है। ठीक है, बिंदुसार वाजिका नामक ग्रंथ में युवराज को उज्जैनी भुजंग कहा गया है। तो उज्जैनी भुजंग का मतलब क्या होता है? उज्जैनी भुजंग का मतलब होता है उज्जैन को अपने भुजाओं के दम पर जीतने वाला सम्राट युवराज। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कलचुरी राजवंश का वो कौन सा शासक था जिसके दरबार में रहते हुए प्रसिद्ध राजकवि राजशेखर ने काव्य मीमांसा एवं बिंदुसार वाजिका नामक ग्रंथों की रचना की थी। या कलचुरी राजवंश का वो कौन सा सम्राट है जिसको बिंदुसार वाजिका नामक ग्रंथ में उज्जैनी भुजंग की उपाधि दी गई है। ठीक है, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो में आपको ये सब कुछ बताया है। फिर युवराज के बाद इस वंश का जो अगला शासक आया वो आया गंगेदेव। ठीक है, गंगेदेव ने राजा भोज पर आक्रमण किया था। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था गंगेदेव ने परमार वंशीय शासक राजा भोज पर आक्रमण किया था। ठीक है, और इस आक्रमण में इसको असफलता हासिल हुई थी। कहावत भी मैंने आपको बताई थी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो गंगेदेव ने राजा भोज पर आक्रमण किया। गंगेदेव ने राजा भोज पर आक्रमण किया। ठीक है, फिर गंगेदेव के द्वारा सर्वप्रथम राजपूत राजाओं में स्वर्ण के सिक्के प्रचलित करवाए गए। ठीक है, तो गंगेदेव के द्वारा सर्वप्रथम राजपूत राजाओं में सोने के सिक्के प्रचलित कराए गए, और इन सिक्कों में किसकी आकृति थी? लक्ष्मी जी की आकृति थी। ठीक है, तो गंगेदेव के द्वारा सर्वप्रथम राजपूत राजाओं में सोने के सिक्के प्रचलित कराए गए, और इसने राजा भोज पर आक्रमण किया था। फिर इस वंश का जो अगला शासक आया वो आया कर्णदेव।
ठीक है। कर्णदेव का भी आपको पता है, इसने चालुक्य शासक भीम के साथ मिलकर राजा भूज पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण में इसको सफलता हासिल की हुई थी और इसके बाद इसका मालवा पर अधिपत्य हो गया था। तो कर्णदेव ने चालुक्य शासक भीम के साथ मिलकर राजा भूज पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में इसको सफलता हासिल हुई थी। इसके बाद इसका मालवा पर अधिपत्य हो गया था। तो इसने चालुक्य शासक भीम के साथ मिलकर राजा भूज पर आक्रमण कर मालवा पर अधिपत्य स्थापित किया। ठीक है, ये हो जाता है अपना। फिर बात आती है कि कर्णदेव स्वयं किसके हाथों हारा था। तो कर्णदेव जो था ये स्वयं चंदेल वंश के शासक कीर्तिवर्मन के हाथों पराजित हुआ था। ठीक है, कर्णदेव स्वयं चंदेल वंश के शासक कीर्तिवर्मन के हाथों पराजित हुआ था। फिर इस वंश का अगला शासक आता है 1181 में विजय सिंह। ठीक है, इस वंश का अगला शासक आता है 1181 में विजय सिंह। विजय सिंह को चंदेल वंश के सम्राट त्रिलोक्य वर्मन के हाथों पराजित होना पड़ा। ठीक है, विजय सिंह को किसने हरा दिया? चंदेल वंशीय सम्राट त्रिलोक्य वर्मन ने। और जब विजय सिंह 1181 में चंदेल वंशीय सम्राट त्रिलोक्य वर्मन के हाथों पराजित हो गया तो इसके बाद चंदेल सम्राट त्रिलोक्य वर्मन ने त्रिपुरी के कलचुरी वंश के साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया और इस प्रकार कलचुरी राजवंश का अंत हो गया। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के मध्य शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको कोई समस्या आती है, वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई बात समझ में नहीं आती हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको राइटिंग में किसी प्रकार की कोई समस्या आती हो तो इसको सुधारने का जल्द प्रयास किया जाएगा। वैसे राइटिंग अच्छी है और पीडीएफ भी आप लोगों को दिया जाता है हर एक वीडियो का, तो बोर्ड पे मैं समझा ही देता हूँ। इसके अलावा मैं आपको नोट्स दे ही देता हूँ। रिवीजन आप भी कर सकते हैं, रिवीजन मैं भी आपको करा सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे हम इससे के बाद जो हमारा अगला लेक्चर आएगा उसमें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।